हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषिवाइस एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीलैटरलिज्म। सो फ्रेंड्स, मल्टीलैटरलिज्म होता क्या है? तो जब दो से ज़्यादा कंट्रीज किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एक साथ आते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, उसे हम मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। तो ये जो कोऑपरेशन होता है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन या पॉलिटिकल कोऑपरेशन या कल्चरल बॉन्डिंग, किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन हो सकता है। जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अपने मेंबर कंट्रीज की डेवलपमेंट के टुवर्ड्स वर्क करते हैं, उनकी डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। सो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल भी होते हैं, जैसे कि WTO, WHO, और रीजनल भी होते हैं, जैसे कि एशियान, क्वाड ग्रुप, और फिर शार्क हो गया, OCI हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का। हम इस आर्टिकल में ये जानेंगे कि मल्टीलैटरलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव हो किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, मल्टीलैटरलिज्म किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है। जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स है WTO, WHO, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस पैंडेमिक के बाद, और किस तरह से हम मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइव करेंगे और उसमें इंडिया का क्या स्टैंड होगा, इन सारी चीज़ों को हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। दिस इज मी शांभवी, फैकल्टी ऑफ ऋषिवाइस एकेडमी। So our offline and online classes both are available for prelims, for mains, for optional subjects, and for interview. And for more details, you can visit our official site. And from there, you can also download the notes of this video. Link is given in the description box. So हम आर्टिकल पे चलते हैं। So हमारा टॉपिक है resuscitating multilateralism with India's help. तो जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि मल्टीलैटरलिज्म को किस तरह से रिससिटेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको रिफॉर्म कर सकते हैं इंडिया के हेल्प से। सो ये आर्टिकल GS पेपर 2 से लिंक्ड है, दैट इज इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हो गया है, जो कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बहुत ही वीक पड़ चुके हैं। तो इस तरह का सिचुएशन हमें रिमाइंड करता है मल्टीलैटरलिज्म के वैल्यू को, और मल्टीलैटरलिज्म को क्यों प्रिजर्व करने की जरूरत है इस बात का याद दिलाता है। सो अभी जब चाइना फॉल्टी मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट बैन्स लगा रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रीज है उनके डेथ रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वो जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है उन पे एक्सपोर्ट बैन लगा देते हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन है जिसमें कि मल्टीलैटरलिज्म के अगेंस्ट सारे कंट्रीज वर्क कर रहे हैं, सारे कंट्रीज सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे कंट्रीज को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं ये कंट्रीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंट्रीज जो है वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ कमिटेड रहें। तो आइए हम देखते हैं मल्टीलैटरलिज्म में क्या क्राइसिस है और ये क्राइसिस क्यों है। सो क्राइसिस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, पहला एस्पेक्ट है क्रेडिबिलिटी। तो अगर हम दो इंटरनेशनल फोरम की बात करें, WTO और WHO, तो दोनों ही अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट कर रहा है। जैसे WTO का क्या पर्पस है कि वर्ल्ड में ट्रेड को बैरियर फ्री बनाना, बट कंट्रीज जो है वो किसी भी तरह से टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं, जिस वजह से ट्रेड जो है वो बैरियर फ्री नहीं हो पाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो इसका, इससे ये डिक्लाइन हो रहा है। WTO का जो तीनों फंक्शन है, दैट इज नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट और ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों ही पैरालाइज हो चुका है। WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट था वो कुछ महीने पहले उसमें से USA ने अपने फंड को हटा लिया था, फंड देने से मना कर दिया था, तो इस तरह से इसमें फंडिंग की भी प्रॉब्लम है, तो ये एक डिस्कम्फर्ट का साइन है। दूसरा, हम अगर WHO की तरफ देखें तो WHO का पर्पस है पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना वर्ल्ड वाइड, बट WHO इससे डेविएट हो रहा है। WHO जो है वो चाइना की तरफ बायस्ड है और उसने पैंडेमिक को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया उसको। ये जो एपिडेमिक फैला, जो ये महामारी फैला, ये पैंडेमिक है, ये डिक्लेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, ये डिक्लेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया कि ये डिजीज़ जो है, ये वायरस जो है, ये कंट्रीज़ में, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी फैल सकता है, ये डिक्लेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, और इसके कारण जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेव हो गया। तो ये पहला एस्पेक्ट है मल्टीलैटरलिज्म के क्राइसिस का। हमारा दूसरा एस्पेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जब पब्लिक पॉलिसी बनाती है तो उसमें पीपल का से होता है, पीपल का पार्टिसिपेशन किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में।
तो जो वर्ल्ड वाइड जो गवर्नेंस का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मल्टीलैटरल सिस्टम आया, जो यूएन बना, उसके बाद आपका आईएमएफ आया, वर्ल्ड बैंक आया, इस तरह के जो मल्टीलैटरल सिस्टम्स आए, इसमें सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि कुछ कंट्रीज का जो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो डिफरेंट था, इसलिए वो इसका पार्ट नहीं बन पाए। तो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज का गवर्नेंस मॉडल है वो नॉन यूनिफॉर्म। तो ये मल्टीलैटरलिज्म का दूसरा एस्पेक्ट है, क्योंकि इस वजह से सारे कंट्रीज मल्टीलैटरल सिस्टम के पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। हमारा तीसरा एस्पेक्ट है वर्किंग इशू। तो कोई भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ऐसे वर्ल्ड के लिए नहीं बना जहां पे कंट्रीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो और सबके वेलबींग के लिए वर्क करे, यानी कि सबके अच्छे के लिए काम करे। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को इस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया जहाँ पे सबका अच्छा हो, बल्कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है उसको वेपनाइज किया जा रहा है, मतलब उसको कंट्रीज के द्वारा यूज किया जा रहा है अपने पर्पस के लिए। कुछ कंट्रीज के द्वारा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को यूज किया जा रहा है अपने पर्पस के लिए, अपने गेन के लिए, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर प्लेयर्स। तो ये तीसरा मल्टीलैटरलिज्म का क्राइसिस है। चौथा क्राइसिस क्या है? सो मिसयूज ऑफ रूल्स। तो जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसके जो लूप होल्स है उसका मिसयूज करता है कुछ कंट्रीज, जैसे कि स्पेशली चाइना जो है, जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसका मिसयूज करता है। जैसे कि ट्रेड में बहुत सारे बैरियर्स भी रखे गए हैं, जैसे कि टैरिफ या नॉन टैरिफ, तो इसका फायदा उठा लेता है कुछ कंट्रीज, और मेनली चाइना। एग्जाम्पल, थ्रू फोर्स्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स, IPR वायलेशंस एंड सब्सिडीज। तो इस तरह की चीज़ों से जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसको मिसयूज करता है कुछ कंट्रीज, और ट्रेड रिलेशन का अनफेयर एडवांटेज उठाता है। सो इस पैंडेमिक के बाद ये इश्यूज और भी ज़्यादा एग्रेवेट हो गए। इश्यूज जो है ये और भी ज़्यादा, ये इश्यूज ग्रेव हो गए, बढ़ गए। तो किस तरह से बढ़ गए तो देखते हैं। पहला है हमारा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। सो सप्लाई चेन क्या होता है ना, कि जो भी कंट्रीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को सप्लाई करने में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम सप्लाई चेन कहते हैं, उन सबको हम एक सप्लाई चेन मानते हैं। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्ट हो गया है, कुछ कंट्रीज एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको वेपनाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। जैसे कि API होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि ड्रग बनाने, मेडिसिन बनाने में इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज जो है वो इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए मोस्टली जो कंट्रीज है उनको चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है API के लिए, और API को ये हाई प्राइस पे बेचता है चाइना, और इस तरह से चाइना जो है वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का फायदा उठा रहा है। दूसरा एस्पेक्ट है प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है कि जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं और वो अपने इंटरेस्ट को पहले रखते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं और ग्लोबल ऑर्डर से खुद को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। तो क्योंकि कुछ कंट्रीज में डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, मैंने पहले भी बताया, इस कारण से कंट्रीज जो इम्पोर्टेंट मेडिकल सप्लाईज है इस पे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं। तो इसके कारण जो दूसरे कंट्रीज तक मेडिकल सप्लाईज नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये इशू को और भी ज़्यादा एग्रेवेट कर दिया है। तीसरा एस्पेक्ट है इशू ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट। तो अभी इन तरह के ये जो इक्विपमेंट्स है, मास्क, PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है और इस इक्विपमेंट का शॉर्टेज है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स शॉर्टेज तो होगा ही। तो चाइना इसका फ़ायदा उठा रहा है, चाइना इसको सेल तो कर रहा है, बट चाइना जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो फॉल्टी है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने कंप्लेन किया था कि चाइना से जो इम्पोर्ट किया गया है टेस्ट किट्स वो फॉल्टी है। तो चाइना ने क्या कहा कि ये इंडिया का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और चाइना ने इस तरह से वायलेंटली टेक ओवर कर लिया है सिचुएशन को। हमारा चौथा एस्पेक्ट है प्रॉब्लम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो अभी जैसे मैंने बताया कि चाइना पे डिपेंडेंट है बहुत सारे कंट्रीज API के लिए, तो इस इंटरडिपेंडेंस का फ़ायदा भी कंट्रीज उठाती है। जैसे कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसलिए चाइना इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाती है। जैसे चाइना अभी कुछ कंपनीज है जिसके वैल्यूज जो है वो काफ़ी गिर गए हैं, तो उन कंट्रीज़ के स्टेक्स को टेक ओवर कर रही है।
तो इस तरह के इंटरडिपेंडेंस का गलत फायदा उठाती है चाइना। द वेपनाइज इंटरडिपेंडेंस, तो ये वेपनाइज इंटरडिपेंडेंस जो है वो एक थ्योरी ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस किया जाता है इसको बाय कंट्रीज। तो मल्टीलैटरलिज्म को हम कैसे रिफॉर्म करेंगे? तो हमारा पहला एस्पेक्ट है पॉलिसीज विथ रिन्यूड कमिटमेंट। तो रिन्यूड कमिटमेंट के साथ पॉलिसी को लाने की जरूरत है कि हम कमिटमेंट को रीएश्योर करें और ऐसे पॉलिसीज लेके आए जो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ कमिटेड हो, एक न्यू कमिटमेंट हो टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म। यूनाइटेड स्टेट्स जो कि एक रिट्रीट हो रहा है, जो उसके नेगोशिएटेड प्लेटफॉर्म्स है, उनके जो मल्टीलैटरल फोरम्स है, वहाँ से यूएसए जो है वो रिट्रीट हो रहा है, खुद को अलग कर रहा है। जो उसने डील साइन किया यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ से भी यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद को अलग कर लिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो वर्ल्ड से अलग हो रहा है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है, इसको बताने की ज़रूरत है कि वो अभी भी कमिटेड है टू स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो कमिटेड है, ऐसा यूएसए को स्टेट करना चाहिए। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो हमेशा ही ऐसे प्रॉमिस पे बेस्ड होना चाहिए जो ग्लोबल स्टेबिलिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करे। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा मल्टीलैटरलिज्म को रिफॉर्म करने के लिए। हम दूसरा क्या यूज करेंगे, दूसरा वे क्या यूज करेंगे? तो स्ट्रैटेजिक सेपरेशन ऑफ वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन क्या होता है ना, कि जब कोई भी प्रोडक्ट किसी एक कंट्री में नहीं बनता है, वो डिफरेंट जगह से, डिफरेंट कंट्रीज से पास होता है और डिफरेंट कंट्रीज में उस प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन होता है और तब जाके वो प्रोडक्ट बनता है। तो इस कारण से जो डिफरेंट कंट्रीज में, जिस कंट्रीज से वो प्रोडक्ट पास करता है, जहाँ पे उसका वैल्यू एडिशन होता है, उसको हम कहते हैं वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन में स्ट्रैटेजिक सेपरेशन की जरूरत है, मीन्स कुछ कंट्रीज से अलग हो जाने की जरूरत है। तो हमें जरूरत है कि स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग करें, यानी कुछ कंट्रीज से हम सेपरेट हो। डीकपल मीन्स सेपरेट हो, जैसे कि चाइना। तो चाइना जो हमेशा फायदा उठाता है हर सिचुएशन का और हार्ड पावर को यूज करता है, वो एक तरह से वो खुद को असर्ट करता है हर जगह। तो उससे हमें इस तरह के कंट्रीज, इस तरह के एलिमेंट्स से हमें इस तरह के एलिमेंट्स को हमें वैल्यू चेन से अलग करना चाहिए और ऐसा वैल्यू चेन बनाना चाहिए जिसमें हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करें। लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि क्वाड ग्रुप है हमारा, जिसमें कि यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। तो ये चारों जो है वो लाइक माइंडेड कंट्रीज है। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए वैल्यू चेन में। तो अगर हम इस तरह का वैल्यू चेन लाएंगे तो ये तो होगा ही कि हमारा जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल वैल्यू चेन है वो डिस्टर्ब होगा, तो इससे हमको लॉस होगा। बट कोई बात नहीं, लॉस जो होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लेस प्रॉस्पेरस तो हम होंगे, लेकिन कम से कम हम मोर सिक्योर होंगे और लॉन्ग टर्म में हम इस लॉस को रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। अब मल्टीलैटरलिज्म रिफॉर्म करने का तीसरा एस्पेक्ट क्या है? So closer integration with some and distancing from others. So ऐसा multilateralism आना चाहिए जो रिकग्नाइज करे नीड फॉर डीकॉपलिंग, मतलब जहाँ पे डीकॉपलिंग यानी कि सेपरेशन की जरूरत है। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ कंट्रीज के साथ हम क्लोज कोऑपरेशन करें और कुछ से हम डिस्टेंस बनाएं। तो इस तरीके से जो हमारा मल्टीलैटरलिज्म होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर हम कुछ से डिस्टेंस बनाएंगे तो ये ऑब्वियस है कि जो रिन्यू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस आएंगे वो यूनिवर्सल नहीं होंगे, यानी कि उसमें जो मेंबरशिप होगा वो यूनिवर्सल नहीं होगा, हर कोई उसका पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ के साथ हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन कंट्रीज के साथ हम प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, एनिमल वेलफेयर राइट्स और इस तरह के अदर वैल्यूज शेयर करते हैं, उन कंट्रीज के साथ हमें डीप इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डीप इंटीग्रेशन को लिमिट करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें, यूएसए की बात करें, तो यूएसए के साथ इंडिया का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है और यूएसए के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में, यानी कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट कम करता है, तो इंडिया यहाँ फ़ायदे में है। तो यूएसए जो है वो डेमोक्रेसी को या एनिमल राइट, ह्यूमन राइट या अभी रिसेंटली ये रिलीजन को फोकस करके यूएसए ने इंडिया को अटैक किया और इंडिया के इस तरह से
इन चीज़ों को, डेमोक्रेसी को, लिबरलिज्म, प्लूरलिज्म, इन चीज़ों को फोकस करके इकोनॉमी को वो जो कुछ कंट्रीज जिनके साथ हमारा डीप इंटीग्रेशन है ट्रेड बेसिस पे, वो ट्रेड को हॉल्ट करते हैं, इकोनॉमी को मतलब इकोनॉमी को ख़राब करना चाहते हैं, इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के बेसिस पे। तो हमें इन कंट्रीज़ के साथ डीप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहिए जिनके साथ प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, इन तरह के वैल्यूज़ हम शेयर करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को मतलब बेस बना के वो हमारे इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? तो जैसे कि मैंने बोला, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म में बिलीव करता है। इंडिया का जो प्लूरलिज्म है, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म है, इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जो कि मैंने अभी बताया। वेस्ट का जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो ग्रेजुअली डीकपल कर रहा है चाइना के साथ, ये चाइना से थोड़ा अलग हो रहा है। जैसे कि यूएसए और चाइना के बीच काफ़ी टाइम से मतलब उन दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे कि पहला हो गया हमारा ट्रेड वॉर चल रहा था उन दोनों के बीच, यूएसए और चाइना के बीच। उसके बाद चाइना जो साउथ चाइना सी में खुद को असर्ट करता है, वहाँ पे मिलिटराइजेशन कर रहा है, यूएसए उसके भी अगेंस्ट है। और अभी जो कोरोना वायरस पैंडेमिक आया है, उसके कारण यूएसए और चाइना के रिलेशन में स्ट्रेन पड़ा है। तो यूएसए जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो चाइना से सेपरेट हो रहे हैं। तो चाइना से सेपरेट हो रहे हैं या होना चाहते हैं ग्रेजुअली, तो एशिया में और कौन सा कंट्री है जिसको वो देखेंगे? तो इंडिया, ऑफकोर्स इंडिया, तो वो इंडिया की तरफ देखेंगे। तो इंडिया को इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना चाहिए इंडिया को खुद के लिए और सर्टेन ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए। और इस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए इंडिया को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है लाइक माइंडेड एक्टर्स के साथ, जैसे कि क्वाड ग्रुप। और इंडिया को क्या करना चाहिए? तो इंडिया को अलायंस फॉर मल्टीलैटरलिज्म, जो कि एक इनिशिएटिव है जर्मनी और फ्रांस का, इसके साथ क्लोजली वर्क करना चाहिए और इससे अलायंस को भी शेप करना चाहिए और रिफॉर्म एजेंडा लाना चाहिए एट लार्ज। तो इंडिया को इस अलायंस के साथ क्लोजली वर्क करने की ज़रूरत है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप के साथ अगर इंडिया वर्क करेगा तो इंडिया के वॉइस को एम्पलीफाई करेगा, इंडिया को वॉइस जो है वो काफ़ी और भी बढ़ेगा। ग्लोबली इंडिया का वॉइस जो है वो बढ़ जाएगा। चाइना में रिकवर फास्ट देन मोस्ट इकोनॉमी। सो चाइना मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकता है और उसने किया भी है। और उसका मिलिट्री माइट जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, मीन्स वो मिलिट्रीली भी स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। लेकिन उसका इमेज एज अ रिलायबल पार्टनर हैज सफर्ड अ ह्यूज डेथ। तो इसके रिलायबल पार्टनर इमेज पे एक दाग लग गया है, क्योंकि उसके कारण ये एक तो वायरस फैला, उसके बाद उसने उसको डिक्लेयर नहीं किया सही तरीके से और वो अब इस सिचुएशन का एडवांटेज भी ले रहा है। तो इंडिया का जो इमेज है एज अ रिलायबल पार्टनर वो अब डिक्लाइन हो गया, उस पर दाग लग गया है। सो इंडिया को लीड अ कोएलिशन, इंडिया को कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और चाइना का जो ट्रस्ट डेफिसिट है दूसरे कंट्रीज के साथ, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है? तो डिस्ट्रप्शन जो है ग्लोबल ऑर्डर में, ये इंडिया को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ऑन द वन हैंड इंडिया जो है वो चाइना के साथ जो सेपरेशन हो रहा है सारे कंट्रीज का, ग्रेजुअल सेपरेशन, इसको स्टेयर कर सकता है, मीन्स इसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है सेपरेशन को। और दूसरे हैंड, ऑन द अदर हैंड, इंडिया एक दूसरे कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करके चाइना का जो ट्रस्ट डेफिसिट है दूसरे कंट्रीज के साथ, चाइना जो दूसरे कंट्रीज जो है वो चाइना पे अब ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो इंडिया इस बात का फ़ायदा उठा सकता है अभी। और इंडिया को इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं जाने देना चाहिए। सो ये आर्टिकल तो समझने के पर्पज से था, बट आपको एग्जाम में बस कीवर्ड्स लिखना है, मतलब शॉर्ट में लिखना है और कम में ज़्यादा डायमेंशंस को कवर करना है। तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको इसी फॉर्म में लिखना होगा, कीवर्ड्स के फॉर्म में। तो उसके लिए ये माइंड मैप है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? पैंडेमिक रिमाइंडेड अस वैल्यू ऑफ मल्टीलैटरलिज्म and necessity to preserve it. Crisis of multilateralism
तो क्राइसिस क्या क्या है? क्रेडिबिलिटी, पैरालिसिस ऑफ ऑल थ्री फंक्शंस ऑफ WTO, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, और अनदर एग्जांपल है फंक्शनिंग ऑफ WHO। दूसरा एस्पेक्ट क्या है क्राइसिस का? नॉन यूनिफॉर्म गवर्नेंस, देन वर्किंग इशू, देन मिसयूज ऑफ रूल्स। सो पैंडेमिक के बाद इश्यूज और भी ज्यादा एग्रेवेट कैसे हो गए? तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, एग्जांपल मेडिसिनल APIs, प्रोटेक्शनिज्म, export restrictions on certain medical supplies, issue of faulty equipment और problem of interdependence। तो multilateralism कैसे रिफॉर्म होगा? Policies with renewed commitment, strategic separation of value chain and closer integration with some and distancing from others। Opportunities क्या है इंडिया के लिए? West decoupling from China, so they could be served to look toward India। India's cooperation with like-minded actors will be key। Work closely with Alliance for Multilateralism, working together with a group of countries from developed and developing countries could further amplify India's voice, ये इंडिया के voice को amplify करेगा। China's image as a reliable partner suffered। India could lead a coalition to bridge deficit of trust between China and rest of the world। और conclusion क्या है? Disruption in global order provides India with a unique opportunity, and decoupling with China is opportunity to lead coalition to bridge trust deficit with China। इस आर्टिकल के जो कीवर्ड्स है वो इस तरह से है। सो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है, आपको अगर कीवर्ड्स याद रहते हैं तो आप अच्छा आंसर फ्रेम कर पाओगे और आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव होगा। सो कीवर्ड्स इस तरह से है: मल्टीलैटरलिज्म, ग्लोबल डिस्ट्रप्शन, एक्सपोर्ट बैन, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, crisis of multilateralism, credibility, World Trade Organization, negotiation, dispute settlement, transparency, WHO, non-uniform governance, democratic system of governance, post-war multilateral system, working issue, multilateral institution, ties of interdependence, weaponized nationalistic gain, misuse of rules, loopholes, forced technology requirements, IPR violations, subsidies, supply chain disruption, international diplomacy, active pharmaceutical ingredient, protectionism, export restriction, critical medical supplies, faulty equipment, weaponized interdependence, renewed commitment, retreating, global supply chains, global stability, peace, prosperity, strategic separation, strategic decoupling, like-minded countries, closer integration, distancing, pluralism, democracy, liberalism, animal welfare rights, underestimated, global public goods, alliance for multilateralism, reform agenda at large, reliable partner, coalition, deficit of trust। सो अगर आप कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो आप अच्छा आंसर फ्रेम कर पाएंगे। सो कीवर्ड्स को याद रखना जरूरी है। So that was all in this video. Stay tuned for further updates. Thank you.